सर रतन टाटा एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कई भूमिकाएं निभाई, मगर 9 अक्टूबर को मुंबई के ब्रिच कैनेडी हॉस्पिटल पर 86 उम्र की उम्र में उनका निधन हो गया। अपनी विनम्रता और मानवता के लिए जाने जाने वाले सर रतन टाटा ने 100 से अधिक देशों में 29 से अधिक कंपनियों का नेतृत्व किया। सर रतन टाटा ने अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ी जो कि टाटा ग्रुप के आने वाले पीढ़ियों को इसे आगे ले जाना काफी ज्यादा चैलेंजिंग होगा। प्रेजेंट में टाटा ग्रुप में 29 लिमिटेड कंपनियां शामिल है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी एक टॉप मैनेजमेंट टीम है। मगर यहाँ पर सवाल उठता है कि इन कंपनियों को इंटीग्रेटेड रखने की शक्ति किसके पास है। इससे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि टाटा ग्रुप कंपनी इतनी बड़ी कैसे करके हो गई। यह काम रातों रात तो नहीं हुआ, इसे होने के लिए लगभग 100 सालों का समय लग गया। तो आइए इस वीडियो से हम टाटा ग्रुप की दुखद कहानी को समझते हैं और इसकी पूरी हिस्ट्री को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हमारी कहानी शुरू होती है 1822 से, यानी आज से करीब 205 साल पहले, जब गुजरात के एक छोटे से गांव में एक परसी परिवार में एक छोटे लड़के का जन्म होता है। यह बच्चा कोई नहीं बल्कि नुसरवनजी टाटा थे। इनके बारे में कहा जाता है कि ये बचपन से ही काफी ज्यादा रेसलेस थे। इन्हें बचपन से ही कुछ बनने की चाह थी। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि अपने गाँव से बाहर जाकर कुछ करने की सोच रखते थे। पुजारियों के परिवार से होने के बावजूद इसी सोच को लेकर 20 सालों की उम्र में टाटा ने अपनी परंपरा को तोड़ते हुए अपने परिवार से पहले बिजनेसमैन बनने की चाह रखते थे। खैर यह कोई बात नहीं है, क्योंकि आज के समय में भी बहुत से लोग कुछ करने के लिए अपने घरों से बाहर रहते हैं। मगर यहाँ पर फर्क क्या था कि उस समय तक उनकी शादी हो चुकी थी, उनका एक बीवी और एक बच्चा भी था। क्योंकि उस जमाने में चाइल्ड मैरिज काफी ज्यादा आम थी, तो जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं थोड़ी सी तो उनका शादी कर दिया जाता था। और ऐसा ही नुसरवनजी टाटा के साथ हुआ। यही रीजन था कि 17-18 सालों में उनका एक बच्चा था जिनका नाम जमशेदजी टाटा था। जमशेदजी टाटा एक दिन जब अपने घर में थे तो एक ज्योतिषी ने आकर उनके हाथ को देखते हुए कहा कि यह लड़का यात्रा करेगा, अमीर बनेगा और 7 मंजिलों वाला घर बनाएगा, जबकि वह एक छोटा बच्चा था। उस समय उनके परिवारों ने इस भविष्यवाणी पर हंसते हुए कहा कि ये सब बकवास है। खैर कुछ ही दिन बाद नुसरवनजी टाटा ने अपनी फैमिलियों के साथ मुंबई शिफ्ट हो गए। उस समय जमशेदजी टाटा केवल 13 साल के ही थे और उसके फैमिली को लग ही नहीं रहा था कि आगे जाकर कुछ कर पाएंगे। उस समय जमशेदजी सिर्फ 13 साल के ही थे और उन्हें भी नहीं पता था कि वे इस भविष्यवाणी को सच करने वाले थे। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक नुसरवनजी टाटा मुंबई आकर शिफ्ट होकर कुछ काम धाम करने लग रहे थे। ठीक उसी समय कॉटन ट्रेड काफी ज्यादा सुर्खियों में थी, जिसे देखकर नुसरवनजी टाटा को काफी ज्यादा आकर्षित किया। और फिर कुछ ही महीनों के बाद नुसरवनजी टाटा अपना खुद का एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं कॉटन ट्रेड का। इस धंधे से जितना भी पैसा आता था नुसरवनजी टाटा अपने बेटे के ऊपर आधा पैसा खर्च कर देते थे और इस बिजनेस से जितना भी पैसा आता था उसमें से आधे पैसे से अपने बेटे जमशेदजी टाटा को उस समय की सबसे अच्छी एजुकेशन कराई। वे पढ़ाई के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे। उस समय सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था इंग्लिश में पढ़ाई करना। और जब जमशेदजी टाटा की पढ़ाई पूरी हुई तो जमशेदजी टाटा को साल 1859 में अपने पिता की बिजनेस टाटा एंड सन का विस्तार करने और अफीम के व्यापार को जानने के लिए हांगकांग भेज दिया गया। लेकिन उस दौरान उस जमाने में एयर ट्रेवल इन्वेंशन होने में अभी 55 साल बाकी था, तो जाहिर सी बात है दूसरे देशों में ट्रेवल करने के लिए समुद्र के माध्यम से जहाजों का उपयोग किया जाता था। हांगकांग पहुंचने के बाद जमशेदजी ने सबसे पहले अपना एक ऑफिस सेटअप किया। उस समय जमशेदजी सिर्फ 20 साल के ही थे। यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि जमशेदजी की भी शादी हो गई थी। सेम अपने पिताजी की तरह इनका भी चाइल्ड मैरिज किया गया था और ये अपने फैमिली के साथ हांगकांग सेटल हो गए और ये अपने बिजनेस को हांगकांग में आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगे। उस जमाने में यह डिसीजन लेना काफी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि उस जमाने में काफी ज्यादा डिफिकल्ट आती थी। खैर उनका यह डिसीजन काफी ज्यादा सक्सेस होता है। 1858 में बॉम्बे के एल्वेस्टन कॉलेज से ग्रेजुएट करने के बाद वे अपने पिता की निर्यात व्यापारिक फॉर्म में शामिल हो गए और जापान, चीन, यूरोप और अमेरिका जैसे बड़े से देशों में अपने सेटअप को बिजनेस करने की कोशिश में उनकी हेल्प करने लग गए। 1868 में जमशेदजी ने व्यापारिक कंपनी की स्थापना की, जो बाद में टाटा ग्रुप की एक विरासत हुई। 1872 में उन्होंने कपास के प्रोजेक्ट में काफी ज्यादा ध्यान केंद्रित किया और बाद में नागपुर, मुंबई और कुर्तला में मिल स्थापित की। उसके बाद जमशेदजी ने 1893 में जापान गए, जहां पर उन्हें रेशम कीट पालन की वैज्ञानिक मेथोलॉजी का पता चला। उसके बाद वे भारत लौट आए। भारत के मैसूर स्टेट में वे रेशम कीट के पालन का कारोबार शुरू किया। 65 साल की जिंदगी में जमशेदजी ने 3 अलग अलग कैबिनेट पर काम किया और इंडिया में कई सारे कॉटन मिल खोली और उनके मालिक बने। इसी के साथ इंडिया का पहला स्टील फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दिया। ताज होटल बनाई, जो कि इंडिया का पहला 5 स्टार होटल था जहां पर बिजली आती थी, जिसकी स्थापना साल 1903 में जमशेदजी ने की थी, जिसके बारे में कई सारी कहानियां प्रचलित है, जिसको हम अगले किसी वीडियो में जानेंगे। इसके 1 साल के बाद ही 9 मई
1904 को उनका निधन हो गया। उनके डेथ के बाद उन्होंने अपने पीछे एक ऐसी लेगेसी छोड़ी जिनको मैच करना काफी ज्यादा मुश्किल है। आप कुछ इसे इस तरह से समझो। साल 1874 को जमशेदजी ने अपना पहला कॉटन मिल खोला जो कि बॉम्बे से 770 मील दूर नागपुर में था। इतनी दूरी पर कॉटन मिल खोलने की वजह से उस समय जमशेदजी को काफी ज्यादा लोगों ने क्रिटिसाइज किया, मगर यह डिसीजन उनका काफी ज्यादा सक्सेस हुआ, जिसे लेकर मुंबई के लोगों का मानना है कि कॉटन मिल का हब तो मुंबई है, तो नागपुर में कॉटन मिल क्यों खोली। तो इसके पीछे 3 रीजन है। पहला रीजन ये है कि जितने भी कॉटन मिल के रॉ मटेरियल होते थे वे नागपुर के करीब में ही मौजूद थे, जिसकी वजह से इनकी सप्लाई में कोई भी दिक्कत नहीं आई। दूसरा, कॉटन को कपड़े बनाने के प्रोसेस में जितना भी पानी यूज होता था वह नागपुर के करीब में ही मौजूद थे, यानी नागपुर के आसपास कई सारी नदियां और तालाब भी थी, जिसकी वजह से पानी की सप्लाई में कोई भी दिक्कत नहीं आई। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन, यह मुंबई के मुकाबले यहाँ पर काफी ज्यादा वर्कर मौजूद थे, जिसकी वजह से यहाँ पर वर्करों की कोई भी कमी नहीं आई। मगर यहाँ पर एक रीजन सामने आया, यहाँ पर जितने भी वर्कर मिलते थे उन वर्करों में ज्यादातर एक्सपीरियंस होता ही नहीं था, जिसकी वजह से उनके कामों में काफी ज्यादा दिक्कतें पैदा हो गई। यही रीजन था कि ज्यादातर वर्कर अपने काम पर इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे और अधिकतर दिनों में छुट्टियां ही मारते थे, और ये वर्कर तो कई कई दिनों तक अपने घरों में ही रहते थे और फैक्ट्री में आने का नाम ही नहीं लेते थे। ऐसे में कोई भी बॉस क्या करता, अपने वर्करों को डराता धमकाता या फिर काम से निकाल देने की धमकी देता। मगर जमशेदजी ने ऐसा नहीं किया, बल्कि इसका उल्टा किया। उन्होंने नोटिस करना शुरू कर दिया कि कोई तो रीजन होगा जिसकी वजह से अधिकतर वर्कर काम पर नहीं आते थे। इस प्रॉब्लम को देखते हुए जमशेदजी ने जेंसल प्रोविडेंट फंड स्कीम लॉन्च किया। ये इंश्योर करने के लिए जो भी वर्कर काम कर रहे हैं उन्हें रिटायर करने के बाद उन्हें पेंशन मिल सके। इसके अलावा मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस कराई गई और उनके एंटरटेनमेंट के लिए स्पोर्ट डे और फैमिली डे भी रखे गए। जो मजदूर कंपनी के अंदर सबसे अच्छा काम करेगा उस मजदूर को सबके सामने इनाम देने का वादा भी किया गया, जिसके बाद से इन सारे वर्करों को अपने काम के ऊपर इंटरेस्ट आने लगा और वे अपने काम की तरह ही इस काम को करने लगे। यहाँ पर मेन पॉइंट यह था कि यह स्कीम पूरी तरह से काम करने लग गया और ये जो पहले जितने भी प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे थे इस प्रॉब्लम का हल निकल गया। केवल एक चीज ना हो सका, जो कि जमशेदजी द्वारा देखे गए 4 प्रोजेक्ट थे, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर कोई भी कॉटन मिल नहीं थी। जिनमें से एक को पूरा होता हुआ देख पाए, जो कि था ताज होटल, मगर बाकी के प्रोजेक्ट को वे पूरा होता हुआ नहीं देख पाए थे, जिन पर काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। इनको फिर उनके बेटे दोराबजी टाटा ने पूरा किया। साल 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की, जिसको आज हम टिस्को भी कहते हैं। साल 1910 तक टाटा स्टील प्लांट पूरा हो चुका था और उस पर प्रोडक्शन भी चालू था। वेयर के इसी साल के अराउंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई, जिसमें ब्रिटिश एम्पायर को काफी ज्यादा जरूरत पड़ी थी स्टील की। उस दौर में गिने चुने ही बड़े बड़े स्टील के फैक्ट्रीज होते थे। ऐसे में टाटा स्टील देश का सबसे बड़ा स्टील सप्लायर बन जाता है। टाटा स्टील का इस्तेमाल किया जाता है रेलवे लाइन बनाने में, टैंक बनाने में, हथियार बनाने में। ऐसे में युद्ध के दौरान बड़ी तादादों में टाटा स्टील की सामग्री ले जाने वाले कम से कम 26 जहाज पानी में डूब गए। युद्ध के प्रयास में टाटा स्टील का प्रोडक्शन लगभग 80% हिस्सा पानी में समा गया। इसके बावजूद टाटा स्टील ने उस समय 30 लाख टन स्टील का मैन्युफैक्चर किया और उसे फिर सप्लाई किया। युद्ध के अंत में अंग्रेजों ने स्वीकार किया कि टाटा स्टील के द्वारा सप्लाई 1500 मील की रेलवे लाइन के बिना पड़ोसी देश की जीत संभव ही नहीं था। 1919 में युद्ध एफर्ट में कंपनी के कंट्रीब्यूशन को मान्यता देते हुए लॉर्ड जेम्सफोर्ड ने सक्सी का नाम बदलकर जमशेदपुर कर दिया और लालमाटी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टाटानगर कर दिया, क्योंकि 1916 से 1921 तक भारत में वायसराय थे। इसी दौरान कंपनी ने अपनी क्षमता का विस्तार करने का फैसला किया। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक टाटा स्टील का नाम काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका था दूसरे कंट्रियों में, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। दोराबजी टाटा ने कंपनी की एक्टिविटी को संभाला 1938 तक, जिसके बाद उनके दूर के कजन जागीर रतन टाटा को कंपनी का चेयरमैन बना दिया गया, जिन्हें हम शॉर्ट में JRD टाटा के नाम से भी जानते हैं। JRD टाटा का बचपन फ्रांस, जापान और इंग्लैंड में बीता और वे फ्रांस और इंडिया के नागरिक थे। 1926 में अपने पिता की मृत्यु के बाद वे भारत वापस लौट आए और टाटा परिवार के व्यवसाय में वे शामिल हो गए। इससे पहले ये फ्रांस के एक पायलट थे जिसे फ्लाइंग का काफी ज्यादा पैशन था। इसी रीजन से इन्होंने भारत का पहला एयरलाइन टाटा एयरलाइन की स्थापना की। इसके बाद इसे बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया। अभी तक आपने जितने भी कहानी सुनी ये सब आजादी के पहले का था। हमारा देश आजाद होता है 1947 में। उस समय सोशलिज्म का जमाना था। भारत आजाद होने के बाद भारत का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। उनकी भी इकोनॉमी पॉलिसी सोशलिस्ट थी, जिन्होंने फैसला किया है कि भारत में जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां थी उन सब कंपनियों को सरकार अपने अंडर लेकर चलाए। ये अलग बात है कि रतन टाटा ने आगे जाकर अपने ही कंपनी एयर इंडिया को खरीद लिया। इसके बाद से ही JRD टाटा ने कई सारे सेक्टरों में अपने पांव फैलाए। जैसे 1945 में टाटा मोटर्स की स्थापना की और उनका पहला प्रोडक्ट था पटरियों में चलने वाला लोकोमोटिव इंजन। JRD टाटा ने 52 ईयर्स के लिए टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने रहे और इसी बीच टाटा ग्रुप के अंदर 95 कंपनियां आ चुकी थी। 15 अक्टूबर 1952 को कराची से मुंबई तक टाटा एयरलाइन की फ्लाइट को खुद JRD टाटा ने उड़ाकर लाए थे। इसी वजह से JRD टाटा का फ्लाइट लाइसेंस का नंबर 1 था, बिकॉज ये भारत के पहले पायलट थे। 1970 के दशक में रतन टाटा को टाटा
टाटा ग्रुप के मैनेजमेंट पोस्ट दिया गया। इससे पहले रतन टाटा 1962 में फैमिली बिजनेस में काम करने लग रहे थे। रतन टाटा बेसिकली जमशेदजी टाटा के ग्रैंडसन थे, पोते थे, जिनको बुलाया गया था नीलको को अपने वापस ट्रैक पर लाने के लिए। उस समय नीलको का जो मार्केट शेयर था वह 20% से घटकर 2% में आ चुका था। नीलको बेसिकली उस दौर में रेडियो मैन्युफैक्चर किया करता था, जिसको देखते हुए रतन टाटा ने कहा कि इसको अभी बंद करते हैं और एक नई टेक्नोलॉजी सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर वर्क करते हैं। उनका यह फैसला इतना ज्यादा सक्सेस होता है कि नीलको की मार्केट शेयर वापस से 20% में आ जाती है। उसके कुछ ही दिनों के बाद ही इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया जाता है, जिसके बाद से नेल्को की मार्केट शेयर काफी तेजी से गिरने लगता है। देखते हुए नेल्को को शट डाउन कर दिया जाता है। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक आते आते सीनियर मैनेजमेंट ने देख लिया था कि रतन टाटा कितना ज्यादा कैपेबल है, जिसको फिर बनाया जाता है 1991 में चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप। यह थी पूरी दिलचस्प कहानी टाटा ग्रुप की। रतन टाटा चेयरमैन बनने के बाद सोचा कि टाटा मोटर्स कार और ट्रक तो बनाता ही है, लेकिन आज भी कोई एक ऐसा गाड़ी नहीं है जिसको कम्प्लीटली इंडिया में मैन्युफैक्चर किया गया हो। यानी उस समय इंडिया में जितने भी गाड़ी को मैन्युफैक्चर किया जाता था उनका पार्ट बाहर से ही इंपोर्ट कराया जाता था। कोई एक ऐसा पार्ट नहीं था जिसको इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाता हो। इसके बाद से ही टाटा मोटर्स ने एक ऐसे प्लेन बनाया जिसको फिर 1998 में इंडिया की फर्स्ट कार इंडिगो को लॉन्च किया। इसी के साथ रतन टाटा ने दुनिया के बड़े बड़े कंपनियों को खरीदना भी शुरू कर दिया था, जैसे टिटली, कोर्स, जैगवार और लैंड रोवर बड़ी बड़ी कंपनियों को एक्वायर कर लिया था। 2012 में रतन टाटा ने अपनी उम्र को देखते हुए अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया और अपनी जगह पर सारे मिस्त्री को चेयरमैन बना दिया गया, जिसकी मौत एक एक्सीडेंट की वजह से साल 2022 में हो गई। जिसके बाद नटराजन चंद्रशेखर को चेयरमैन बनाया गया और अब नोएल टाटा के सर दोराबजी टाटा के ट्रस्ट के 11वें चेयरमैन और सर रतन टाटा ट्रस्ट के 6वें चेयरमैन के तौर पर चुना गया। यह थी पूरी टाटा ग्रुप की फुल हिस्ट्री।